और चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट पीस रूम में। यहाँ पर इस युद्ध को शांत कराने के लिए क्या कुछ बातचीत हो रही है। महायुद्ध को खत्म करने की कोशिशें भी लगातार जारी है। पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच एक पुल यानी कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी के चलते ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच मुस्लिम जगत के 4 बड़े पावर सेंटर्स इस्लामाबाद में जुट रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जंग के खूनी खेल को रोकने के लिए पाकिस्तान अब आगे आने की कोशिश कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ईरान को युद्ध रोकने के लिए मना नहीं पाया है। अब अलग अलग देशों के साथ बैठक करके ट्रंप की तरह से इस फायर का क्रेडिट लेने की फिराक में पाकिस्तान नजर आ रहा है। स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए इशाक डार उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पाकिस्तान के ये मेजबान कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रिंस फैजल बिन फहरना विदेश मंत्री सऊदी अरब के। इसके अलावा हाकान फिदान विदेश मंत्री हैं तुर्की के। तो वहीं डॉक्टर बद्र अब्देल्ती विदेश मंत्री हैं मिस्र के। कल इन देशों के बीच जो है वो बैठक होगी और ये युद्ध किस तरह से खत्म किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत होगी। तो देखिए मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थता करने की पहल की है। उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने के लिए मध्यस्थता की बात कही है। बैठक से ठीक पहले पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन से करीब 1 घंटे बात की। खबर है कि पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के शांति प्रस्ताव को ईरान तक पहुंचा चुका है। बिल्कुल, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? युद्ध विराम के लिए साझा रणनीति बनाना इसका मुख्य एजेंडा रहेगा। ईरान अमेरिका के बीच में डायरेक्ट बात के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना इसका मुख्य एजेंडा रहेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल और व्यापार मार्ग की सुरक्षा, क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकना, ये इसके एजेंडे रहने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ही क्यों खूनी खेल को सुलझाने के लिए शांति दूत बन रहा है। पाकिस्तान ही क्यों यहाँ पर केंद्र बन रहा है इस बैठक को लेकर। ईरान और अमेरिका दोनों से पाकिस्तान की कूटनीतिक संबंध है। ट्रंप प्रशासन के साथ पीएम शहबाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तालमेल है। सऊदी और तुर्की जैसे सहयोगियों का भरोसा है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा संभव हो सकता है। पाकिस्तान खुद के हालात, अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर चला है ईरान और अमेरिका के बीच में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने के लिए। दरअसल पाकिस्तान बैठक के जरिए खुद को मुस्लिम जगत के एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिपक्षीय दौरे से पाकिस्तान दुनिया और खासकर खाड़ी देशों के बीच अपनी कूटनीतिक साख बनाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ अपने झगड़े नहीं सुलझा पा रहा है, वहीं बलूचिस्तान में भी बीएलए से उसकी ठनी हुई है। इस्लामाबाद की बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार से वापस लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान खुद यहाँ पर 3 भागों में बंटने की मोड़ पर खड़ा है और यहां पर खुद को नहीं रोक पा रहा है। जब दुनिया महाजंग की आग में झुलस रही है तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर उन्होंने बातचीत की है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है इस बातचीत में कि दुनिया की लाइफलाइन यानी कि एनर्जी ठिकानों पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्वाति। बिल्कुल, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। क्षेत्रीय ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है। समुद्री व्यापारिक रास्तों को खुला और सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए सऊदी में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हां, पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि ऊर्जा ढांचों पर होने वाले हमले वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। उन्होंने समुद्री रास्तों की सुरक्षा और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बरकरार रखने पर भी जोर दिया है। बिल्कुल, और अब इस संकट की गंभीरता क्योंकि खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है जो वर्तमान में युद्ध की वजह से खतरे में है। भारत पर इसका क्या असर हो रहा है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसलिए असर हो रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की महत्व पर भी जोर दिया गया है। यह 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। तो यहाँ पर एक तरफ ये बातचीत और दूसरी तरफ यहाँ
30 मार्च को होने वाली इस्लामाबाद में बैठक। 28 फरवरी के ईरान हमले के बाद मोदी और ट्रंप की ये पहली बातचीत हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित और सुलभ रखने पर बड़ी सहमति इस दौरान बनी है। पीएम मोदी ने दोहराया है कि भारत शांति और डी-एस्केलेशन के साथ है। तेल सप्लाई बाधित होने से रोकने के लिए भारत अमेरिका का साझा विजन देखा जा रहा है। स्वाति, तो वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल बताती है कि भारत केवल एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक स्थिरता के लिए दुनिया के बड़े पावर सेंटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल। और अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर जी हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले तूर साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। पाकिस्तान जो खुद 3 भागों में बंटने के कगार पर है, वो शांति दूत बनने चला है। इस्लामाबाद में बैठक हो रही है। पहला सवाल यही है कि इस्लामाबाद में जो बैठक पाकिस्तान में हो रही है, मुझे तो ये डर है कि कहीं वहीं पर कोई अटैक ना हो जाए, क्योंकि अपने यहाँ पर वो सुरक्षा दे ही नहीं पाते हैं किसी को भी, और बड़े मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बैठक को आप कैसे देख पा रहे हैं? पाकिस्तान के एक फ्लैग वाले जहाज को पहले ही यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उड़ा दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान पे पहले ही इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, और ये युद्ध के कारण पहले ही इन्फ्लेशन युद्ध से पहले थी, और अब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान में लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हुई पड़ी है। एक आम इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है। तो देखें, ये मतलब बहुत ही ऑन दी एज वाली चीज है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान जानता है कि ये आखिरी विकल्प है जिससे ये युद्ध से बाहर रह सकता है। क्योंकि देखें, हम अगर थोड़ा पीछे जाएं कुछ महीनों पहले, तो देखें, इन्होंने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो वो पैक्ट ये कहता है कि यदि पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब दोनों में से किसी पे भी हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि हमला दोनों पे हुआ है, सऊदी अरब और पाकिस्तान पे, और दोनों की फौजें इकट्ठी हमला करेंगी हमलावर पे। तो देखें, आज की तारीख में पाकिस्तान के पास इतना तेल नहीं कि वो एक हफ्ते भी जंग पे जा सके। उनके टैंक्स के पास, उनके आर्मर्ड डिवीजन के पास फ्यूल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके। मोबिलाइजेशन के लिए तेल बहुत लिमिटेड है पाकिस्तान आर्मी के पास, तो उसकी हालत बहुत खस्ता है। और इकोनॉमिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बची कुची जो फॉरेन निवेशक कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी छोड़ के जा चुकी हैं। कम से कम 122 कंपनियां छोड़ के जा चुकी हैं पाकिस्तान को। तो देखिए, फाइनेंशियल बर्डन और लोन इन्होंने सऊदी अरब से लिया हुआ है, और ये अभी से नहीं, पिछले 2-3 दशक से इनका लोन चल रहा है। और अब जब शिया के खिलाफ सऊदी अरब लड़ने जा रहा है, तो वो कह रहा है पाकिस्तान को कि हमारे साथ शामिल हो या फिर तुम अपना लोन का पैसा वापस करो, जो कि उस स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। तो उसे युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देता है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा पूरा। और फिर इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बलूचिस्तान का देख लें, खैबर पख्तूनवा का देख लें, ये अफगानिस्तान के साथ पहली जंग चल रही है इनकी। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये मीडिएटर बने, कि ईरान और अमेरिका के बीच ये पूरा जोर लगा रहा है कि जैसे ना तैसे ये मतलब युद्ध विराम करवा दे, ताकि ये पाकिस्तान बच जाए। यदि ये युद्ध थोड़ा लंबा चला, क्योंकि अमेरिका ने शर्तें रखी हैं कि आप एयरबेस देंगे जकोबाबाद का, शमशी एयरबेस भी दिया हुआ है इन्होंने, ऊपर से पाकिस्तान के ग्राउंड ऑफेंसिव भी पाकिस्तान से लॉन्च होगा। तो जायज सी बात है कि इस्लामाबाद पे फिर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के हमले ताबड़तोड़ शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ग्राउंड ऑफेंसिव सदर्न ईरान पे हो रहा है शुरू, और उसी के साथ ईस्टर्न ईरान मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एंट्री होगी ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए। तो दक्षिण और पूर्व ईरान, ये दोनों दिशाओं से एंट्री होगी, और इस पे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो सऊदी अरब की वजह से या फिर अमेरिका की वजह से। और जहां तक
ये चौथा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर दे और बोल दे कि भाई हमारा युद्ध अफगानिस्तान के खिलाफ चल ही रहा है, तो मैं इस युद्ध में नहीं हिस्सा ले सकता। उस दौरान इनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही खत्म हो जाएगी, अमेरिका का भी सपोर्ट चला जाएगा और फिर सऊदी अरब का सपोर्ट चला जाएगा और इससे रिश्ते खराब कर ले यूएई के साथ। यूएई ने वैसे ही बैन लगा दिया है वीजा के लिए सभी पाकिस्तानियों के लिए। तो देखिए पाकिस्तान की ये लूज लूज सिचुएशन है और अगर यहाँ पे युद्ध विराम होता है तो ये एक चमत्कार होगा जिससे कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाल सकेगा और नहीं ये नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड साहब, मुझे नहीं सिचुएशन से लगता बाहर कि आएगा। पाकिस्तान के हालात किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी कर ले हालात सुधर सकते हैं। पाकिस्तान के हालात जो है वो बिगड़ जरूर सकते हैं लेकिन सुधरते हुए तो बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि उसके हालात ऐसे हैं कि सुधरना बेहद मुश्किल है, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले। आप कल देखिए बातचीत जब होगी उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा कि पाकिस्तान की फजीयत ही होती हुई नजर आएगी। जितना झूठ वो बोल सकता है वो कल के दिन बोलने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश वो करेगा। लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे अपने इस खास बुलेटिन में जो है पाकिस्तान को और ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे शारदेंदु सर, पीएम मोदी ने भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। यहां पर भी एक बार फिर उन्होंने अपना रुख जो है वो साफ किया है। किस तरीके से इस बातचीत को आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान ईरान के भी टच में है और तमाम जीसीसी कंट्रीज हैं उनके टच में है, अमेरिका के भी टच में है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान चाहता है कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। तमाम साउथ एशियन कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस है, इसको समझना पड़ेगा और सभी के पास जो भंडारण क्षमता है वो बड़ी लिमिटेड है। हर एक जगह प्राइस एस्केलेशन है, लंबी लंबी क्यूज लगती चली जा रही है और एक तरीके का पैनिक सेट इन होता चला जा रहा है क्योंकि ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। 1 महीने को होने को आ गया और युद्ध का आगे क्या शेप होगा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, एलएनजी की जो गैस है उसकी शॉर्टेज है। अगर इसी तरीके का क्राइसिस चलता रहा तो आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन किस लेवल पे जाएगा, पर बैरल जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो किस लेवल पे जाएंगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक साउथ एशियन कंट्रीज को चिंता में डाले हुए। लिहाजा इसी वजह से हिंदुस्तान ने अपने एनर्जी नीड को डाइवर्सिफाई किया है। तमाम कंट्रीज के हम टच में, जिसमें यूएस, कनाडा और तमाम साउथ ईस्टर्न नेशन भी हैं और अल्टरनेट व्यवस्था में हम जुटे हुए हैं कि कैसे हम अपनी एनर्जी नीड को पूरा करेंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तभी संभलेगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईरान हार नहीं जाता है और ईरान हारने का अंदेशा कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका अपने यूनिलैटरल डिसीजन पे कायम है और वो तमाम ऐसे बयान देता है जो एवरीडे उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। आपने बोला था कि अगले 6 अप्रैल तक आप किसी एनर्जी सेक्टर पे आप नहीं अटैक करेंगे, लेकिन आज भी ईरान में तेल की रिफाइनरी जल रही है और इस तरीके का अटैक अगर अमेरिका नहीं करता तो इजराइल करता है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो ठीक नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ने प्रेशर बनाया जिससे कि जो इंग्लैंड है उसकी माइन स्वीपिंग जो वाली जो शिप है वो अब वहां से रवाना हुई। आप एस्केलेट कर रहे हैं, इस तरीके से चीजों को भड़का रहे हैं और साथ में एक तरीके का आपने हवा क्रिएट किया है जब आप ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं। तो इससे ईरान, जिसके अंदर आपने तमाम डिस्ट्रक्शन मचा रखा है और आप ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च करने की भी बात करते हैं, तो एक अलग तरीके का संशय है। और दूसरे तरफ आप पाकिस्तान को अपने खेमे में मिलाए हुआ, पाकिस्तान तो आपकी कठपुतली है, साथ में चारों कंट्री जो आज की डेट में नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद में मिल रहे हैं वो अमेरिका के एलाय हैं। ईरान उनकी बात क्यों सुनेगा? जब आप एक पर्टिकुलर कंट्री की ही आप लगातार बात करेंगे, एक पर्टिकुलर फैक्शन की ही लगातार बात करेंगे, तो ईरान उसकी बात सुनने वाला नहीं। तो लिहाजा ये 4 विदेश मंत्री जो इस्लामाबाद में मिल रहे हैं, ये अमेरिका का डिक्टेशन या पत्र लेके आएंगे, वो उसको पढ़ेंगे और पाकिस्तान तो उसमें अव्वल दर्जे का है, वो सबसे पहले उस बढ़ के बातें करेगा। शहबाज शरीफ ने भले ही पजेस्कियां से बात की है, लेकिन क्या बात की होगी? वो अपना कोई विजडम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप एक पपेट हैं, एक पपेट कंट्री है और पपेट कंट्री के आप हेड हैं। तो लिहाजा आप वर्ड बाय वर्ड जो आपको लिख के मिला होगा व्हाइट हाउस से, वो आप उसको पढ़ेंगे, जो कि ईरान के जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की जब 28 फरवरी को आपने इतना बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था, तो उसके बाद आपको सीज फायर करके आपको यूनिलैटरल डिसीजन लेके इससे एग्जिट लेना था।
आपने युद्ध को बढ़ाया और आपने सोचा था कि 3 से 4 हफ्ते में ईरान को घुटने पे ला देंगे, लेकिन ईरान ने में जो उनके जो सुप्रीम लीडर का जो सेक्रीफाइस हुआ उसको अपना उन्होंने गुरु मंत्र माना। उससे देश में यूनिटी आई और आज की डेट में वो युद्ध में बना हुआ और उसने अपने जो जो प्लस पॉइंट थे उस पे कैपिटलाइज किया और एक तरीके का डिसिप्लिन तरीके से इस युद्ध को लड़ा कि कितने वेव कब कब किस किस की टारगेटिंग करनी, किस किस कंट्री से उसने इंफॉर्मेशन लेना है, अमेरिकन बोट्स को कैसे ट्रैक करना है, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन करना, कहाँ कहाँ मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल करना है, कैसे दियागो गार्सिया में 4000 किलोमीटर की मिसाइल को मारना है और इस तरीके के तमाम उसने जो टारगेटिंग की है। आज की डेट में इजराइल बुरी तरीके से वनरेबल हो रखा है। आईडीएफ ने वहां पे बोला कि वो कभी भी ब्रेक कर सकती है क्योंकि पिछले 2 सालों से वो लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और उनका रिप्लेसमेंट नहीं है और युद्ध का अंत होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन गंभीर है। तो जहां तक आपने हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान एक अहम भूमिका निभा सकता था इसमें मीडिएशन करके, लेकिन हिंदुस्तान का स्टैंड है कि अगर दोनों कंट्री खुद सिफारिश करते हैं मीडिएशन की तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे, डिफरेंट कंट्री से बात करेंगे और एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करेंगे दोनों कंट्रीज पे कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ जाएं और सीज फायर की तरफ करें। आप ऐसा ना हो कि हम इनिशिएटिव लेके सीज फायर की बात करें या मीडिएशन की बात करें और हमारी चीछा लेदर हो, अमेरिका भी ना सुने और ईरान से भी हमारे रिश्ते और खराब हो जाए। तो इस स्थिति से बचते हुए हिंदुस्तान ने लगातार इस इलाके को मॉनिटर किया है और हमेशा जब भी रिक्वायरमेंट हुई, चाहे हमारे शिप्स का मामला हो, चाहे हमारे शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्टकअप हुए हैं, हमें उसके लिए चाहे ईरान के प्रेसिडेंट से बात करनी पड़े, हमारे प्रधानमंत्री ने की और उन शिप्स को वहां से रवाना करके हिंदुस्तान की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। तो हम इस तरीके की डिप्लोमेसी में विश्वास करें कि दोनों पक्षों से बराबर तरीके से बात किया जाए और हमारा जो एनर्जी का नीड जो मैक्सिमम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है उसको अब डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारे देशों ने ऑफर किया हुआ है, तो हम टच में बने हुए और हिंदुस्तान इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो मध्यस्थता हो उसमें इन चारों कंट्री के बजाय उन कंट्री को लेना चाहिए जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, जिसमें ईरान की भी सदस्यता और ईरान का भी कोई पक्ष रखने वाला हो और जो अमेरिका पे भी दबाव बना सके। तो उसमें 3 देश उभर के आते हैं, चाइना, रशिया और इंडिया। रशिया और चाइना एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग को बिलीव करते हैं, लिहाजा हिंदुस्तान उसमें सबसे सुटेबल कंट्री था जिसकी दोनों पक्षों में सुनवाई होती है। लेकिन हिंदुस्तान आज की डेट में वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इसका आकलन करने के बाद ही ये बोलता है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ जाइए। यस, बिल्कुल 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 शारदेंदु सर और अतुल साहब, इसी पर आपसे भी जानना चाहूंगी। जो आखिरी पॉइंट यहाँ पर शारदेंदु सर ने कहा है कि इन कंट्रीज को मुख्य तौर पर बातचीत के लिए रखना चाहिए, मीडिएटर के तौर पर रखना चाहिए, जिस तरीके से बातचीत पाकिस्तान में यहाँ पर ये की जा रही है। और इसी के बीच अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं, उससे ठीक पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से यहां पर 3 बड़े संदेश पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत करके दिए हैं। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, भारत के स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? वेट एंड वॉच के हालात में इस वक्त भारत नजर आ रहा है, इस बातचीत के बाद आगे क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो हिंदुस्तान इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि ये युद्ध एक दिन भी आगे बढ़े, क्योंकि देखें जैसे सर ने अभी जिक्र किया है कि 90% ऑफ एशियन कंट्रीज आर डिपेंडेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा निर्भर हैं ईरान के तेल से। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से अन्य देशों से तेल आ रहा है हम और एनर्जी जो है हमें प्राप्त हो रही है। तो देखें, आप फिलीपींस का उदाहरण ले लें, वो ऐसा टापू है जहां पे उनके खुद के पास कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कोई विकल्प नहीं है, कोई उनके पास टर्बाइन्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो वो इंटायरली डिपेंडेंट है ऑयल पे। तो देखें, ये युद्ध डेफिनेटली शुड कम टू अ हॉल्ट, पर देखें सबसे बड़ा खतरा है इजराइल के वजूद को लेके, कि अभी भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान के पास डर्टी बॉम्ब्स हो सकते हैं, उनके पास 460 केजी अनअकाउंटेड फॉर 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। और अगर वो वेपन्स ग्रेड एनरिच हो गया है तो जायज सी बात है कि इट विल बी यूज्ड, और जहां पे भी ये बम गिरेंगे ये न्यूक्लियर विस्फोटक के बराबर के नहीं होंगे, पर वहां पे रेडिएशन का फैलना और नुकसान होना तय है।
और इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर है। IAEA चुप है, UN चुप है, क्योंकि ये सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं। ये जो 460 kg का यूरेनियम है, तो ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव जो प्लानिंग की जा रही है अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स को लेके, वो ये एनरिच्ड यूरेनियम को ही निकलवाने की बात चल रही है। अगर लोगों को लग रहा है कि ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉपर लंबी लड़ाई के लिए है, ये बिल्कुल गलत है। इतने सैनिक ही नहीं लेके आ रहे वो कि वो प्रॉपर ऑफेंसिव के लिए जाएं। उसमें इनको मतलब 1 लाख ट्रूप से तो ज्यादा ही चाहिए। तो जहां तक प्रायोरिटी है, इनका एनरिच्ड यूरेनियम फैसिलिटी को हिट किया जाएगा। इनका जो खर्ग आइलैंड है, जहां पे कि 90% ये अपना तेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको या तो नष्टो नाबूद कर दिया जाएगा या फिर उसे नॉन सर्विसेबल, मतलब वो काम करने लायक नहीं छोड़ेंगे अमेरिकन, पर उसे ऑक्यूपाई भी नहीं करेंगे क्योंकि टैक्टिकली वो बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि देखिए ड्रोन्स तो आएंगे और लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग यूके की शिप्स आ रही हैं, तो देखें अब ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे फॉर माइन क्लियरेंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अनमैन्ड बोट्स विल बी यूज्ड विद मशीन गन्स, ड्रोन्स विल बी यूज्ड, जो सुसाइड ड्रोन होंगे। तूर साहब, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बिल्कुल माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त कमर्शियल का टाइम हो गया है, बार बार कमांड मिल रही है और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 3500 सैनिक लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने तैनाती बढ़ाई है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर हम बात करेंगे और साथ ही साथ USS त्रिपोली को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहां से सीधा रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। युद्ध से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश मिसाइल मार्टलेट का प्रहार हुआ है। एक ईरानी हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। RAF रेजिमेंट की टीमें कर रही हैं शानदार प्रदर्शन और 5 से ज्यादा, आपको बता दें कि सफल इंटरसेप्ट जो है वो किए गए हैं, 5 से ज्यादा। तो ये बड़ी जानकारी इस वॉर से जुड़ी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक बड़े हमले और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस युद्ध से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हमास पर इजराइल का ड्रोन से अटैक हुआ है। गाजा के खान यूनिस में हमला किया गया है और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, एक और बड़ा अटैक किया गया है। इस वक्त युद्ध भूमि से जुड़ी हुई 2 बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और हमास पर इजराइल का ये बड़ा ड्रोन अटैक देखा जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इससे पहले एक बड़ी खबर जो 5 से ज्यादा सफल इंटरसेप्ट किए हैं। RAF रेजिमेंट की टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। ये खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश मिसाइल मार्टलेट का प्रहार जो है वो देखा जा रहा है। शारदेंदु सर, मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश मिसाइल मार्टलेट का प्रहार, एक ईरानी हमलावर ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को लेकर हम बात ही कर रहे थे। बताया जा रहा है कि RAF रेजिमेंट की टीमें यहां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस अटैक को? देखिए, ये जिस तरीके के आपने हमले का जिक्र किया, ये दिखाता है कि ये सारा कुछ ट्रंप की जो कूटनीति है उसके तहत हो रहा। उन्होंने एक तरीके का वर्ल्ड में प्रेशर बना रखा था और जब देश उनके सहायता के लिए नहीं आ रहे थे तो उन्होंने तमाम तरीके का ऐसे आर्थिक और मिलिट्री प्रेशर जनरेट किया, जिससे कि आज की डेट में RAF का ये एक्शन देखने को मिला। ये मेरा मानना है कि बड़े लिमिटेड तौर पे होगा, एक तरीके की खाना पूर्ति की तरह से इन लोगों ने एक्शन किया है। ज्यादा इसके हमले जिस इंटेंसिटी के साथ होने चाहिए, मैं इसका अनुमान नहीं लगाता हूं। हो सकता है मैं इसमें गलत साबित हूं, लेकिन ये एक शो दिखाने का तरीका है कि सॉलिडारिटी दिखाने का तरीका और अमेरिका के प्रेशर में आने का तरीका कि आप इस तरीके के हमले जारी रखें। ये इनकॉन्सिक्वेंस है ये इस तरीके के हमले, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रख के आप ऑपरेशन में नहीं हिस्सा लेते हैं, तब तक इस तरीके के हमले का कोई माने नहीं है। और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव है या इजराइल जो अमेरिका की लगातार इसमें के साथ खड़ा हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव ही मिसप्लेस्ड हैं। और जब आपके ऑब्जेक्टिव मिसप्लेस्ड हो जाते हैं तो इस तरीके का हमले का कोई माने नहीं है। आप कुछ बिल्डिंगें गिरा लेंगे, कुछ कमांड सेंटर गिरा लेंगे, लेकिन इससे ना तो आप विजय युद्ध जीत सकते हैं और ना ही ईरान को आप घुटने पे ला सकते हैं। इससे आप उन देशों के लिए और मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं जिन देशों में आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस है। सोल्यूशन इसका ये है नहीं और आप हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से ज्यादा आज की डेट में मेरा मानना है कि
इजराइल एडमेंट हो रखा है जिस तरीके की स्ट्राइक हो रही है। और जहां इजराइल वनरेबल है, अमेरिका के पास तमाम तरीके के डिस्टेंस है, लॉजिस्टिक बड़ा लॉन्ग लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, और अमेरिका ने जिस तरीके से 10 दिन का पॉज दिया है युद्ध में, उसके तहत आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को वो इकट्ठा करना चाहते हैं जो ईरान के बरखिलाफ युद्ध कर सकें। तो इसी के तहत मैं इस हमले को मानता हूं। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से आपने दिखाया कि इजराइल के हमले जारी हैं, चाहे वो सदन बेरूत में हो, सदन लेबनान में हो, या फिर हमस के ऊपर उन्होंने हमला किया है, इनके ऊपर किसी तरीके की कोई लगाम लगेगी? कहां गया बोर्ड ऑफ पीस? कहां गया इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स? कहां गया आपके तमाम तरीके की जो आपने नीतियां अपनाई थी कि इजराइल को युद्ध ना करने के लिए या इस तरीके की स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका रोकेगा, तभी बोर्ड ऑफ पीस बनाता है? ये सारे के सारी चीजें देखिए पेपर पे सिमट के रहेंगी। और इसी तरीके का आज की डेट में जब पीस के लिए 4 देशों के नेता मिल रहे हैं इस्लामाबाद में, उनका भी यही हश्र होना है। वो कोई भी डिक्लेरेशन होगा या किसी भी तरीके से पीस के लिए एग्रीमेंट हो, मान लीजिए ईरान मान भी जाता है, तो वो कितने दिन तक चलेगा? और इसी बात पे आज की डेट में ईरान डटा हुआ है। वो कहता है कि इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमें 6 महीने का सीज फायर या 1 साल का सीज फायर नहीं चाहिए। जून 2025 में भी आपने हमले किए थे और उस समय भी आपने क्लेम किया था कि आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरा ऑब्लिटरेट कर दिया गया, लेकिन आपने फिर 6 महीने बाद हमला किया। तो इस तरीके के बार बार युद्ध की स्थिति बनना और इजराइल द्वारा ईरान पे हमला करना या उनके प्रॉक्सीज में हमला करना इस इलाके में अस्थिरता बना के रखेगा। देखिए, वहां मिडिल ईस्ट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में इच्छुक नहीं है, सारे के सारे डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले ये हमस में था, फिर लेबनान में गया, फिर सीरिया में सरकार बदली, अब ईरान में आ गया, कल को जॉर्डन हो जाएगा, फिर इजिप्ट हो जाएगा, फिर तमाम ऐसे कंट्री हो गए जिससे कि ग्रेटर इजराइल का सपना बन सके। जब आप सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो फिलिस्तीनियों को है। वो अपनी जमीन पे ही उनको बेघर कर दिया जाता है, वेस्ट बैंक में सर्विलेंस किया जाता है, उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, और इस तरीके के उनके ऊपर लगातार अत्याचार जारी, जिसकी दुनिया में कोई सुनवाई नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की आप जब बात करते तो सारे के सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या तो कंप्रोमाइज्ड हैं या डिफंक्ट पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरे विश्व को अपने मनमर्जी अपने तौर पे चलाना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, वो इसके पे काम कर रहे हैं। और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है, लेकिन इसका विरोध अब जमकर होने लगा है, क्योंकि यूएस और यूरोप में नो किंग्स रैलियां जो है वो निकाली जा रही है, नो किंग्स कहते हुए रैलियां निकाली जा रही हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे। और मेजर साहब आपके पास आएंगे, तुर साहब आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार बात कर लेते हैं यूएसएस त्रिपोली को लेकर। स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यूएसएस त्रिपोली और 3,500 मरीन तैनात किए हैं। इसके साथ ही 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार चल रहा है। यह कदम ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। अमेरिका पहले ही 50,000 सैनिक क्षेत्र में तैनात कर चुका है और इससे जमीनी जंग की आशंका और भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का कोई साधारण जहाज नहीं है। यह अमेरिका क्लास एम्फिबियस असॉल्ट शिप है जो समुद्र से जमीन पर सीधे हमले करने में सक्षम है। इस जहाज पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ और भी तमाम जो बड़ी चीजें हैं उनको ले जाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इसे तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी इस तैनाती का हिस्सा हैं। इस पूरे दल में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट शामिल है जो तेजी से हमले, कब्जे और बचाव जैसे ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। ये सैनिक पहले ताइवान के आसपास अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अचानक आदेश मिलने के बाद उन्हें मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए, अमेरिका पहले ही इस इलाके में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर चुका है। यहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कई युद्धपोत और करीब 50,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में यूएसएस त्रिपोली की एंट्री इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिका अब हर स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा है कि अमेरिका बिना जमीनी सैनिक उतारे भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति को हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड हाल ही में मरम्मत के लिए मिडिल ईस्ट से बाहर चला गया है। इसके बावजूद नई फोर्स की तैनाती यह दिखाती है कि अमेरिका पीछे हटने के बजाय अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। यानी कि जो ब्रेक इसने लिया है, ऐसे में वो खुद को और मजबूत कर रहा है ताकि अच्छे से अटैक जो है वो किया जा सके। आतूर साहब आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये लगातार सैनिकों की जो तैनाती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं,
और ये जहाज जो भेजा गया है इसको लेकर भी जानकारी साझा कीजिएगा। और ये एक स्टेप जो अब देखा जा रहा है, एक रणनीति जो डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अमेरिका एक जगह से नहीं, अलग अलग दिशाओं से एंटर करेगा। इनमें से एक या दो जगहें डिसेप्टिव होंगी, मतलब कि वो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट और आईआरजीसी को ऑक्यूपाई या बिजी करने के लिए होंगी। बाकी असली हमला कहां पे होने वाला है, देखिए अनुमान लगाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जायज सी बात है, एनरिच्ड यूरेनियम फैसिलिटीज जहां पे उनके न्यूक्लियर एसेट्स प्रेजेंट हैं, वो ही टारगेट है। तो देखिए जायज सी बात है कि आईआरजीसी का सबसे ज्यादा जमावड़ा इन्हीं लोकेशंस के आसपास होगा। तो अगर हम कहें कि आईआरजीसी उसे पता नहीं होगा, उसे आइडिया नहीं है, ये कहना गलत होगा। उसे बिल्कुल पता है कि किस मकसद के लिए आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और देखिए ये जो हमला है ये बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि आप ट्रूप्स के आंकड़े देखें और देखें अब ये पुरानी लड़ाई नहीं रही जहां पे कि आप टैंक लेके आएंगे और आप सिटीज और गांव के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि अब टॉप अटैक मिसाइल्स हैं, अब टॉप अटैक ड्रोन्स आ चुके हैं। टैंक्स का जो खौफ होता था, जो बख्तरबंद गाड़ी और टैंक्स का जो खौफ होता था और जो ये ब्रेकआउट ऑप्स करते थे, ये सब का महत्व बहुत कम रह गया जब से ड्रोन आ गए हैं। और ये मतलब महज $5,000 का ड्रोन आपके लाखों डॉलर की कीमत का वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय होते देखा है हमने यूक्रेन में, ठीक है, हमने टैंक्स डिस्ट्रॉय होते देखे, बख्तरबंद गाड़ियां डिस्ट्रॉय होते देखी हैं। तो जितना मर्जी जोर लगा लें, देखें नुकसान होगा, ये तय है। पर अब असली मुद्दे की बात है कि अमेरिका कब तक और कितना नुकसान झेल सकता है, नंबर एक। नंबर दो, वो जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्टिव कब तक मीट करेगा। यदि वो मतलब बाय द आवर कैजुअलिटी रेशियो और रेट बढ़ेगा, प्रेशर माउंट होगा। ऊपर से देखें जो एलाई है ईरान का, यमन के हूतियों ने कल युद्ध के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस युद्ध में उतर चुके हैं और दक्षिण इजराइल में उन्होंने काफी तादाद में मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर। तो अब जायज सी बात है कि पहले तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब गल्फ ऑफ एडन में दिक्कत होगी और वहां पे गुंडागर्दी अब करेगा यमन, जो कि ईरान के इशारों पे हरकत कर रहा है। तो देखिए ये जायज सी बात है, ये युद्ध फैलेगा। और मैं एक चीज पे हैरान हूं, इतने सालों से अमेरिका ने यदि अपने ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिसाइलें, ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, सब कुछ मुहैया कराया है, तो फिर सऊदी अरब के ट्रूप्स कहां हैं, कुवैत के ट्रूप्स कहां हैं, यूएई के सिपाही किधर हैं, बहरीन और कतर के किधर है। तो देखिए जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं उनको अब ये लड़ाई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग है आतंकवाद के खिलाफ। मिडल ईस्ट में कम से कम 13 आतंकी तंजीमें हैं और वो सिर्फ शिया की तंजीमें हैं। तो देखें जितने भी सुन्नी मुल्क हैं वो तंग आए हुए हैं ईरान से, वो दुखी हो चुके हैं, वो ये लड़ाई झगड़ा अब इसका पक्के तौर पे इलाज चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये गुंडागर्दी और ये तकलीफ फैले। लेबनान में इनकी आतंकवादी गुट है, यमन में है, बहरीन में है और इराक में ही 5 शिया आतंकवादी संगठन है इनके। तो देखें जायज सी बात है कि जीसीसी कंट्रीज अब उतरेंगी लड़ाई में, उनके कमर्शियल एसेट्स पे नुकसान हो चुका है और ईरान को पता है कि जुगुलर वेन क्या है। अब कल अमेरिका ने इनकी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया, तो अब ईरान ने कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी गल्फ में जिसकी एफिलिएशन है अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के साथ, अब वो टारगेट है। और तो साहब यहाँ पर तेहरान टाइम्स पर एक प्रमुख जो उनका पेज है उस पर एक पोस्ट देखा गया है जिसमें उन्होंने खुली चेतावनी अमेरिका को दी है कि वेलकम टू हेल।
तो जाहिर सी बात है कि देखिए 47 साल 47 इयर्स, ये बेवकूफी थी कि इन्होंने फेल्ड ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बाद इन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं इन्हें कंट्रोल करने के लिए। और इनकी बुनियाद ही एक ही चीज पे बसी थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। इन्हें पता था कि यहां पे खतरा पनप रहा है, तो किस चीज की वेट कर रहे थे। पर मैं तो वही कहूंगा, अमेरिका के साथ वही बात हुई है कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज पे चली। मतलब जितनी भी पुरानी लड़ाइयां अमेरिका ने की है वो शायद जायज भी ना हो, पर ये तो जायज जंग है। अब यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब जीसीसी कंट्रीज अब इस युद्ध में उतरने वाली हैं, क्योंकि ये जो शांति वार्ता है पाकिस्तान में, ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। ये सिर्फ बाइंग टाइम वाला टैक्टिक है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 10 दिन की जो मोहलत उन्होंने दी है कि 10 दिन दे रहे हैं बात करने के लिए, और ईरान अगर वो ऐसी कंडीशंस रखेगा कि जिससे यूएस से पीछे हटेगा और ये शांति वार्ता टूट जाएगी, इसका मतलब ये है कि ईरान के जो बंदोबस्त हैं ये युद्ध को लंबा खींचने के लिए, वो पूरी तैयारी में है। और इसलिए वो अपने हथियार नहीं डालेगा अमेरिका के सामने। ये पाकिस्तान जो वार्तालाप करा रहा है, अगर उसने ऐसी कंडीशंस रखी कि जो हाँ लायक नहीं है, जो कि होगा, इसका मतलब यह है कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने अब यमन को गल्फ ऑफ एडन में एक्टिवेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए शारदेंदु सर, डोनाल्ड ट्रंप के ये बढ़ते कदम और जिस तरीके से तैनाती लगातार सैनिकों की देखी जा रही है, इस पर ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान की जमीन पर कदम रखा किसी भी सैनिक ने तो ताबूत में ही लौटना होगा, ये उन्होंने चेतावनी दी है। और साथ ही दूसरी तरफ यूएस और यूरोप में नो किंग्स रैलियां निकाली जा रही हैं। यहां पर लोगों के हाथों में यूएस के झंडे उल्टे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है जिस तरीके से कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो कदम डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर अमेरिका ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स यूज किए इसमें, चाहे एक्सपीडिशनरी फोर्सेज जिसका आपने जिक्र किया, 31 एक्सपीडिशनरी फोर्सेज जो यूएसएस ट्रिपोली में है, ये एम्फीबियस शिप है, एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्फीबियस ऑपरेशन का बहुत सक्सेस रेट या बहुत हाई लेवल जो अचीवमेंट है वो आज तक हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है, बारी 1-2। तो लिहाजा वो किस एक्सटेंट तक इस रिस्क को बेयर करेंगे ये देखने वाली बात है। एम्फीबियस ऑपरेशन फ्रॉट विद मेनी डेंजर्स, तो उसके लिए एक अलग किस्म की तैयारी की जरूरत होती है, और वो मेन लैंड पे नहीं लॉन्च करके वो तमाम किस तरीके के आइलैंड है, जिसमें कि खर्क आइलैंड है, अबू मूसा आइलैंड है, लारक आइलैंड है, उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि वहां पे जो कंट्रोल जो है वो अमेरिका के हाथ में है और मदद मिले कि जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके। एक ऐसा ग्राउंड उनको सिक्योर करने की जरूरत है जो कि ईरान का जो ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां से लोडिंग होती है, जहां से शिप जाते हैं, उसको कंट्रोल कर सके और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक तरीके का डोमिनेशन करे। लेकिन ये सारी चीजें पेपर पे रह जाती, ग्राउंड सिचुएशन बहुत अलग है। अगर आप ईरान की ज्योग्राफी पे जाएंगे तो तमाम ऊंचे ऊंचे इलाके हैं जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो डोमिनेट करता है। उसके पास स्पीड बोट है, उसके पास ड्रोन्स है, उसके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, फिदाइन हमले करने के लिए स्क्वाड है, तमाम तरीके के ऐसे वेयरविदॉल हैं कि एक आइलैंड से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर खुलवा लेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वो 3 तरीके से पूरा चोक किया हुआ, और साथ में माइंस का जो उसने एक हवाला दिया कि वहां पे पूरा माइन किया, अगर शंका और बढ़ेगी तो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो माइन कर देगा। तो एक अलग किस्म की तैयारी में ईरान है। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली उसने अपने देश में बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है, उसने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किया हुआ, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उस पर कैपिटलाइज कर रहा है, उसका वो तोड़ अमेरिका नहीं खोज पा रहा, कैसे खोजना है। और जहां तक उनके दूसरे आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो आपके यूरेनियम इनरिचमेंट खोजेंगे, ये कहां खोजेंगे, किन पहाड़ियों के नीचे जाएंगे, किस खंडर जाएंगे, किस शहर जाएंगे, किस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में जाएंगे,
कैसे खोजेंगे? इस तरीके के वेग ऑर्डर किसी स्पेशलाइज्ड फोर्स को दिए जा सकते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। किस लेवल की आपको ट्रेनिंग है, किस लेवल की आपको एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ में दूसरी तरफ आपका IRGC इंटैक्ट है, साथ में आपके ईरान की जो रेगुलर आर्मी वो साथ में, और साथ में उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस 10 लाख की उन्होंने स्ट्रेंथ आज की डेट में इकट्ठी करने का दावा किया है, जो उनके इंटरनल सिचुएशन को संभालती है। तो इतनी बड़ी फोर्स के साथ अगर अमेरिका का 82 एयरबोर्न डिवीजन भी वहां लॉन्च हो जाता है, या डेल्टा फोर्स आती है, या एडिशनल फोर्सेस आते हैं, तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए ईरान ने बोला है कि उनके लिए हेल होगा, एक एक बॉडी, एक एक सोल्जर उनका मारा जाएगा जो बॉडी बैग में जब अमेरिका में जाएगा तो कितना रिसेंटमेंट होगा। एज इट इज डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो छोटे लेवल पे पहुंच गई, 30% लोग उसको चाह रहे हैं, बाकी के बाकी अमेरिका उनके अगेंस्ट है। जो विश्व में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी उनके अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं इस बार अमेरिका ने गलत फुटिंग इस्तेमाल किया है, एग्रेसर के रोल में आ गया और उसको इस युद्ध को शुरुआत किया। बेंजामिन नेतन्याहू के कहने से अब वो फंस गए हैं। अब वो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं एक तरीके का। देखिए, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, स्टेटमेंट देंगे व्हाइट हाउस के सामने कि हमने युद्ध जीत लिया है, ईरान में तबाही कर दिया, सारे के सारे टारगेट जो एडिशनल 1500 टारगेट है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, अमेरिका जीत गया, अमेरिका की वाह 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 क्लैपिंग, एंड इस युद्ध से एग्जिट। इस तरीके से इस युद्ध का समाप्ति होनी है, और वो कब होगी ये देखने वाली बात है। आप ग्राउंड पे सोल्जर्स को कमिट करके, ग्राउंड पे जीत के, या आइलैंड को जीत के, या ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त करके आप ये इस युद्ध को नहीं जीत सकते, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक मिडिल ईस्ट के जो GCC कंट्रीज का सवाल है, वहां शिया और सुन्नी का इशू नहीं है, वहां पे एग्रेसर और डिफेंडर का इशू है। एग्रेसर वहां पे इजराइल है। आज की पहले जब देखिए इजराइल और अरब के युद्ध हुए थे तो इजिप्ट भी इन्वॉल्व होता था, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व होता था, जॉर्डन भी इन्वॉल्व होता था। और आज की डेट में अब्राहम अकॉर्ड के चक्कर में ये सारे के सारे शांत है। लेकिन इजराइल की मंशा अभी खत्म नहीं हुई है, वो इस एग्रेशन को आगे आने वाले दिनों में इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया में भी लॉन्च करेगा। तो GCC कंट्रीज को अवेयर होना चाहिए कि उनका असल दुश्मन कौन है। दुश्मन उनका ईरान नहीं है, ना कि शिया सुन्नी की प्रॉब्लम है। दुश्मन अगर मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस क्रिएट कर रहा है तो वो इजराइल है। इसको GCC को समझना पड़ेगा और उनको एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरीके से नाटो के कंट्री में देखिए अपना अपना डिफेंस, आज की डेट में यूरोपियन नेशन अपना अपना डिफेंस कर रहे हैं, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट के कंट्री को भी अपना सिक्योरिटी खुद संभालना पड़ेगा। अमेरिका के भरोसे वो सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने 2 हमले के बाद अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है सैनिक होटलों में जाके रहने लगे, इसीलिए ईरान ने होटलों पे स्ट्राइक शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट को अपना रीलुक करना पड़ेगा, रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा, कंप्लीट पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं शारदेंदु सर, आप ना बन के अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तूर साहब, क्या ऐसा मानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की विनाश काले विपरीत बुद्धि? तूर साहब। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा। देखें, मुद्दे की बात यह है कि सीरिया में देखें 2 आतंकवादी इनके प्रॉपर गुट हैं, ज़ेनबियून ब्रिगेड और फतेहम्यून डिवीजन। फिर पैलेस्टीन में इनके पास हमास और इस्लामिक जिहाद है, लेबनान में हिजबुल्लाह बैठा है, यमन में हूतियों ने हमला कर दिया कल, बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सरैया अल मुख्तार है, इराक में किताब हिजबुल्लाह, सैब अहल अल हक, किताब सैयद अल शुहादा, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा और बदर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मैं हैरान हूं कि कोई आतंकवादियों को और इन गुटों को और इनके सपोर्ट सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब यही बोल रहे हैं ईरान जीत रहा है। अरे पर ये ईरान की पाली हुई प्रॉब्लम्स हैं जिसको नष्ट नाबूद करने के लिए अमेरिका की जरूरत है। इजराइल को दिक्कत हो रही है पिछले 45 सालों से, सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही थी वहां पे, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इतना नुकसान किया है, आत्मघाती हमले कितने हुए हैं। मैं जब से बड़ा होता आ रहा हूं, मैं बस एक ही चीज देखता था टीवी पे कि किसी चेक पॉइंट पे सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, किसी कैफे पे सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, किसी बस में किडनैपिंग हो गई है इजराइल में, किसी ने बस के अंदर ही अपने आप को एक आत्मघाती फिदाई ने उड़ा दिया। तो लोग ये बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे कि ये असली लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है। सब ये कह रहे हैं कि एनर्जी प्रॉब्लम, अमेरिका ने नाजायज ये जंग छेड़ दी। तो 7 अक्टूबर 2023 को किसने पहले वार किया था इजराइल पे? इजराइल के वजूद पे किसने उंगली उठाई थी? उस पे कोई नहीं बोलेगा।
पर आज की तारीख में जैसे युद्ध की स्थिति बनती जा रही है तो लोग जंग की बुनियाद ही भूलते जा रहे हैं कि ईरान के पास ऑलमोस्ट वेपन ग्रेड यूरेनियम मौजूद हो चुका है। अगर वही ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैं अपने पैनलिस्ट सर से पूछना चाहता हूं फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ही इनको डिनाई करना है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड वेपन सिस्टम्स। तो ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर लोग समझ नहीं रहे कि टेररिज्म हैज टू फिनिश। एक रोग नेशन लाइक ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, कैन नॉट हैव एनरिच्ड यूरेनियम, और इसी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इजराइल खुद कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती की पाकिस्तान को ठीक है न्यूक्लियर बॉम्ब दूर साहब, इसी पर शारदेंदु जी का भी जवाब ले लेते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन जो आपने बोला है, शारदेंदु सर। देखिए मैं देखिए, आप एक तरफ की बात करेंगे तो वो गलत होगा। जब आप किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो दोनों पक्षों को समझना जरूरत होगा। एक तरफ आप तमाम जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनको टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो एक बड़े हिस्सेदार एक कोई सरकार में हिस्सेदार है, किसके पास बहुत बड़ा इलाका है। किसी ने गाजा पट्टी को 2005 से रूल किया, और आज की डेट में हमास की जब आप बात करते हैं तो हमास को क्रिएट इजराइल ने किया था। पीएलओ की जब लीडरशिप में यासिर अराफात की तूती बोलती थी तो उनको काउंटर करने के लिए आपने हमास किया। मैं उनके टेररिस्ट एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सियासत का वो भी एक मोहरा है, आप उसको समझना पड़ेगा। एक तरफ आप तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के टेररिज्म पे आप दूसरी नीति क्यों अपना लेते हैं? अगर आप इस्लामिक बॉम्ब से आपको इतनी बड़ी नफरत है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, तो एक पाकिस्तान के पास भी बॉम्ब एग्जिस्ट कर रहा है, और वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, हमारा आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंस का। पाकिस्तान के पास छोटी से बुलेट से लेके उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल, वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, उसके लिए पूरा विश्व शांत है। तमाम तरीके के आतंकवादी हमले कर लिए जाते, उसके लिए आप नकाब फोड़ लेंगे। ठीक है शारदेंदु जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, जरूर इस बात पर तूर साहब भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय की बहुत कमी है और मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। लेकिन जरूर हम कल इस पर बात करेंगे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इस पर जवाब कल जरूर लेंगे, हमारा शो तो हर रोज ही रहता है। फिलहाल समय की बहुत पाबंदी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ युद्ध भूमि में आज इतना ही, और रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।